तो जॉब्स हैं, जॉब्स आ रही हैं, तो कोई ढूंढ रहा है तो डीमोटिवेट मत हो। कई लोग रेज्यूमे भेजते हैं, कईयों में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लिखा होता। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट एंड बिकॉज ऑफ नर्वसनेस ऑल्सो, नेचुरल है, हो जाता है। वो ये है कि हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो स्लैश पॉडकास्ट लेके। तो आज हमारे चैनल पे गेस्ट हैं और आप सब ने देख के गेस कर ही लिया होगा कि कौन आया आज हमारे चैनल पे। आज है हमारे साथ निशांत भाई फ्रॉम इन द नॉर्थ कनाडा यूट्यूब चैनल। तो Hey सबसे guys, पहले तो वेलकम निशांत thanks टू चैनल। Akshay, thanks for inviting me. और आज हमने कहा कि भाई बात करेंगे नेचुरल रॉ, बात करेंगे रिक्रूटिंग पे। और लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने निशांत बेसिकली ना हमने मेरी जॉब रिसेंटली चेंज हुई है, तो मैंने Okay, जॉब्स पे काफ़ी वीडियो बनाई, तो लोगों को अच्छा, काफ़ी पसंद आ रहा है उस चीज़ का कंटेंट, राइट। क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आगे जॉब भी लेनी है, राइट। correct, और correct, मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि रिक्रूटर खुद थोड़ी सी एडवाइसेस दे और मतलब बिल्कुल, चीज़ें कुछ बताए जो कि हम उनको इम्प्रूव कर सकें, राइट। तो उस हिसाब right. से जिनको नहीं पता, सबसे पहले तो निशांत भाई का अपना चैनल है इन द नॉर्थ कनाडा यूट्यूब चैनल पे। आई गेस सबको पता होगा जिन्होंने भी मतलब जॉब्स का देखा है। सबसे पहले मेरे को तो भाई सबसे पहले आया था निशांत भाई का बड़ा बड़ा थंबनेल, कनाडा 2022 जॉब्स। मतलब वो चीज़ का फिर वो रिक्रूटमेंट में ये चीज़ है कि तुम्हें अपडेट रहते हो तुम। तो Right. आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। निशांत भाई, सबसे पहले तो आप ये चीज़ बताइए कि कनाडा में अभी जॉब्स का क्या सिनेरियो है, लाइक करंटली देखा जाए क्या चल रहा है। तो करंटली तो सीन ये है कि देखो, बिकॉज अभी अभी हॉलीडे सीजन निकला है, विच इज दिसंबर का जो महीना होता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का। सो मैं वहां से शुरू करता हूँ, क्योंकि दिसंबर का जो मंथ है ना, वो जनरली थोड़ा स्लो हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ द हॉलीडे सीजन। कई लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, मैनेजर्स छुट्टियों पे जा रहे हैं, बट जनरली सिर्फ अभी 2023 की बात नहीं कर रहा, बट इन जनरल ट्रेंड वैसे बता रहा हूँ कि जनवरी से जनरली एकदम मार्केट पिकअप करती है, ठीक है, एकदम बूम के साथ पिकअप करती है और मिड तक सही जाती है, फिर धीरे धीरे वापस नॉर्मलाइज होना शुरू होता है और फिर एंड में आते आते एकदम ही स्लो हो जाता है। बट probably because of the anticipation of recession, right? कंपनीज जो है वो अभी उतना आई वुड से कंजर्वेटिवली स्पेंड करना चाह रही हैं, जिस वजह से ये जो हॉलीडे सीजन के बाद जो एकदम से पिक होती थी मार्केट, वो अभी नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी थोड़ी स्लो है। डेफिनेटली दिसंबर के मंथ से कंपेयर करूं तो काफी इंप्रूवमेंट है। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दिसंबर जनरली, मतलब जब मैं हायरिंग करता हूँ, जो मेरे पास रोल्स आते हैं, ऑन एन एवरेज हर एक दिन पे मेरे पास 2 या 3 या कई बार 5-7 रोल भी आते हैं एवरी सिंगल डे। बट दिसंबर में 2-3 दिन में जाके एक पोजीशन आ रही थी, ये डिफरेंस था। ओके, मतलब आपको ढूंढने के हाँ, लिए। हाँ, मतलब जो क्लाइंट्स के पास क्लाइंट्स हैं, में जो पोजीशंस आती हैं हायर करने के लिए, वो कहाँ एक दिन में 3 या 4 आ रही हैं, वो अब 3 या 4 दिन में मिला के 1 या 2 आ रही हैं, जो दिसंबर में हुआ। और जनवरी में वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद पिक करेगा एज अ नॉर्मल ट्रेंड, बट अगेन बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ रिसेशन वो उतना पिक नहीं किया है, थोड़ा सा किया है। अभी भी मेरे पास एवरी डे आ रही है पोजीशन, पर 4-5 नहीं आना, आके 1 या 2 आ रही है, 1 या 2 आ ठीक रही है, है। तो मतलब वो हाँ, चीज़ दिखी है कि कंपनीज की तरफ से बेसिकली थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है। मतलब कंपनीज जो है वो ग्रोथ हायर स्लो नहीं करने हुई में है, झिझक रही हैं। हाँ करेक्ट, वो स्पेंडिंग करने में थोड़ा कंजर्वेटिव हो रही है। सो एक्सपेक्टेशन ये है इन दी रिक्रूटिंग इंडस्ट्री, स्टाफिंग इंडस्ट्री, एक्सपेक्टेशन ये है कि जो जनरल ट्रेंड था कि जनवरी में एकदम पिक होता था और फिर लेटर ऑन धीरे धीरे स्लो होता था, उसकी जगह आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल पिक जो है वो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन इवेंचुअली इट विल ग्रो, तो बढ़ती जाएगी मार्केट। मेक सेंस। ताकि वो ये है कंपनीज को ये डर है कि बाद में अगर ज़्यादा ले ऑफ करना पड़ गया तो दैट विल इम्पैक्ट द एग्जैक्टली, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। तो इससे बेटर एग्जैक्टली, है कि स्लोली हायर करो। अगर इफ नीडेड वी कैन ऑब्वियसली गेट रिड ऑफ करेक्ट, सम, एंड इफ नॉट देन ऑब्वियसली ओके, ठीक है। करेक्ट, तो मतलब करेक्ट। थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं थोड़ा हुआ है, सा मार्केट अफेक्ट में हुआ है। हुआ है, लेकिन हम्म स्टिल मच बेटर देन दी हॉलीडे सीजन। तो जॉब्स हैं, जॉब्स आ रही हैं, तो कोई ढूंढ रहा है तो हम्म डीमोटिवेट मत हो कि भाई अभी तो मिलेगी नहीं, हम्म ऐसा नहीं है। हर रोज पोजीशंस निकल रही हैं, 4 नहीं निकल रही तो 2 निकल रही हैं, बट निकल रही हैं। हम्म तो डेफिनेटली हम्म गो अहेड एंड अप्लाई।
मतलब कहने का है कि थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो गया होगा हाँ इस मामले में कि हाँ कि चल अब वही अब लोग देखो एक तो ये है ना कि कई ज्यादा लोग अभी खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं यार इस टाइम पे ना कोई हायर नहीं कर रहा। टेक्निकली तो हायरिंग चल रही है बट थोड़ी कम चल पेस रही पे है, हाँ मतलब वो एग्जैक्टली चीज का है। राइट। ओके ऑल राइट। तो इस टाइम पे या ओवरऑल जनरल देखा जाए जनवरी में जैसे कि आपने बोला हायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सबसे ज़्यादा जॉब्स कौन सी निकलती है किस इंडस्ट्री की और स्पेसिफिकली कौन से रोल्स जो होते हैं लाइक किस में ज़्यादा हमें मतलब इंक्रीज देखने को मिला ओवर द लास्ट 5 years या आपको लगता है जो आने वाले 2-3 सालों में और थोड़े से ग्रो होंगे रोल्स? तो देखो ग्रोथ जो है आईटी में तो होती है। अब आईटी का ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है कि उसमें ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है, मतलब जब कंपनीज को हायर करना होता है, बट एट द सेम टाइम जो ले ऑफ्स जब होते हैं तो जो टारगेट भी आईटी ही होता है, राइट। सो वो है, लेकिन उसका भी एक रीजन है, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जो मुझे अपनी ऑब्जर्वेशंस और उसके थ्रू पता लगे और आर्टिकल्स जो मैं पढ़ता रहता हूँ बिकॉज ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, तो वो भी डिस्कस करते हैं। बट हाँ, एक आईटी डेफिनेटली है, बहुत सारी पोजीशंस आती हैं। मैं स्पेसिफिकली बैंकिंग के लिए रिक्रूट करता हूँ अभी फिलहाल, तो बैंकिंग की तो बहुत ज्यादा पोजीशंस आती हैं। हाँ, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल आती हैं इस टाइम पे, लेकिन काफी सारी निकलती हैं। So ये है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेंड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो डेफिनेटली जितने भी एनालिटिकल रोल्स है ना, जैसे डेटा एनालिसिस हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, ये वाले रोल्स भी काफी ज्यादा निकलते हैं। इनकी डिमांड दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है, राइट। सो वो है। और एक और कैटेगरी है जिसमें काफी सही जो मुझे लगी ग्रोथ भी है, और इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी वो भी काफी सही है, बीइंग अ नॉन आईटी फील्ड विच इज बेसिकली अकाउंट मैनेजमेंट। काइंड ऑफ सेल्स है लेकिन प्रॉपर सेल्स नहीं है, इट्स बेसिकली अकाउंट मैनेजमेंट की एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, आप उनके साथ डील कर रहे हो, उनको बना के रखने की कोशिश कर रहे हो, और उन्हीं को आप क्रॉस सेल भी कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम उसको आप पार्टनरशिप डेवलपमेंट भी कह सकते हो, कि जो पार्टनरशिप डेवलपमेंट में जाते हैं, एक नॉर्मल B2C कस्टमर वाली सेल ना करके B2B में एक हाई लेवल पे पार्टनरशिप डेवलपमेंट करना, वो वाली भी काफी ग्रोथ है उसमें। ग्रोथ है, ओके। तो आपने एक चीज का जिक्र किया कि कॉन्ट्रैक्टिंग वाली जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा इस टाइम हो रही हैं। आपने बोला कि फुल टाइम जॉब से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रख रहे हैं, विच मेक सेंस, क्योंकि कंपनीज कहती हैं कि 6-8 महीने में अपना काम जब खत्म होता है वी डोंट वांट कि वो चीज़ ज़्यादा बढ़ी जाए, और मतलब मेक सेंस करती है वो बात। तो आपके हिसाब से अगर इस टाइम पे कोई बंदा अपनी पहली जॉब ढूंढ रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए जाना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना चाहिए, या फिर फुल टाइम की तरफ अप्रोच करना चाहिए, कंसिडरिंग कि देयर माइट बी अ रिसेशन कमिंग डाउन द लाइन? व्हाट डू यू थिंक कि देखो क्या बेटर ऑप्शन है? राइट। सो अगर मैं कनाडा की बात करूँ ना स्पेसिफिकली, क्योंकि जनरली जो हमारी ऑडियंस है, आई एम श्योर आपकी भी जो ऑडियंस है, मेरी भी ऑडियंस है, मेजॉरिटी ऑफ इट इज फ्रॉम इंडिया, राइट। और इंडिया में ज्यादातर परमानेंट जॉब्स ही होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स या तो गवर्नमेंट सर्विसेज में होती हैं, बट उतनी नहीं होती हैं, तो हमें उस माइंडसेट से आते नहीं है। बट कनाडा में ट्रेंड थोड़ा उल्टा ही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स ज्यादा होती हैं परमानेंट जॉब्स के कंपैरिजन में, अगर मैं देखूं तो। सो अगर उस सेंस से देखा जाए तो डेफिनेटली आई डोंट सी एनी रीजन कि किसी भी न्यू कमर को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स क्यों नहीं लेनी चाहिए, राइट। क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो लो, अपना एक्सपीरियंस गेन करो, एक्सपोजर लो, एंड डेफिनेटली उसके बाद आप परमानेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई करो, राइट। वो भी है, बट हाँ कोशिश करो, ठीक है, एकदम 2-2 महीने वाला एक, क्योंकि कई जॉब्स ऐसी भी आती हैं कि 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें ट्राई करो यार इतना छोटा ना मिले, कोशिश करो एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इज स्टिल अ डिसेंट इनफ टाइम कि आप एक अच्छा एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस बिल्ड करके, और फिर उसके बाद यू कैन लेवरेज योर एंटायर प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट यू आर कैरिंग फॉरवर्ड विद यू। राइट। और तो वो लो, मतलब एक डिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होता है वो आपके हिसाब से 6 मंथ्स होना चाहिए, मतलब मिनिमम अगर है तो 6 मंथ्स तो कम से कम लो ही लो, राइट? मिनिमम 6 मंथ्स, बट ऑन एन एवरेज जनरली मैं बता रहा हूँ जितने मैंने देखे कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स, हाँ ऑन एन एवरेज 6 to 12 मंथ्स का, मतलब अगर वेटेड एवरेज हूँ तो सबसे ज्यादा ये वाले मिलेंगे आपको, 6 से 12 महीने वाले। 12 से ऊपर वाले कम होते हैं और 6 से कम वाले भी कम ही होते हैं।
कम होते हैं। ओके, मेक सेंस, ठीक है। तो निशांत भाई, जिसको कॉन्ट्रैक्ट जॉब के बारे में नहीं पता और जिसको फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दो कि डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कई ज़्यादा लोग जो होते हैं, जैसे अब मैंने बड़ी देर के बाद कॉन्ट्रैक्ट का मुझे पता लगा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती क्या है, ठीक है ना, और उसके फायदे नुकसान, मतलब जो भी आप एक फुल टाइम के साथ कंपैरिजन कर दो, ताकि आप ऑब्वियसली हमसे बेटर कर पाओगे उस चीज़ को। तो ठीक है, देखो परमानेंट जॉब तो हो गई जॉब जैसे हम इंडिया में लेते थे, ठीक है, कि एक जॉब में गए, परमानेंट है जिसका कोई टर्म नहीं है कि हाँ जी इस दिन इस साल के इस महीने के इस दिन खत्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। उसका कोई पीरियड नहीं है। तो एक तो डिफरेंस ये हुआ। दूसरी चीज ये है, परमानेंट जॉब में जनरली आपको एक एनुअल पैकेज मिलता है कि हाँ जी आपकी साल की सैलरी, जी आपका CTC ये रहा, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा, अगर मैं कनाडा स्पेसिफिक में बताऊं तो परमानेंट जॉब में आप वेकेशन जो मिलती है ना, जनरली 2 वीक्स होती है, कई आजकल अब थोड़ा 3 to 4 वीक्स वाले रेंज में जा रहे हैं लोग, क्योंकि कंपनीज आर ऑल्सो रियलाइजिंग भाई 2 हफ्ते थोड़ा कम है, राइट। तो वो वेकेशंस आप परमानेंट जॉब में एक्रू करते हो, राइट, आपको वो मिलती हैं ताकि आप वो वेकेशंस ले सको। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में अब होता क्या है कि एनुअल पैकेज की जगह जनरली आपको आर्ली रेट के हिसाब से आपकी सैलरी बताई जाती है कि आपका आर्ली रेट हाँ जी $25 पर आवर, $32 पर आवर, $45 पर आवर, इस तरीके से बताया जाता है। एक रीजन। दूसरा डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एज द नेम सजेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डिफाइंड टर्म कि हाँ जी ये 6 महीने का है, आज से शुरू हो रहा है और अगस्त 8 को खत्म हो जाएगा। तो एक वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और तीसरी चीज वेकेशन के बारे में, जैसे मैंने कहा परमानेंट में आप वेकेशन एक्रू करते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल में जनरली वेकेशन एक्रू नहीं करते आप, बट आपको उस वेकेशन का जो इक्विवेलेंट मॉनेटरी अमाउंट होता है ना, वो आपको सैलरी में, आपकी बेस सैलरी में जुड़ के मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका $25 पर आवर की आपकी बेस सैलरी है, राइट, एंड ऑन एन एवरेज जनरली, क्योंकि 2 वीक्स ऑफ वेकेशन एक स्टैंडर्ड वेकेशन पीरियड है कनाडा का, तो अगर आप 2 वीक्स को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो एक रफ फिगर निकल के आती है 4% ऑफ योर वर्किंग आवर्स या 4% ऑफ योर एनुअल वेज। तो कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है, आपको $25 पर आवर प्लस 4% वेकेशन आपको टोटल मिला के सैलरी में मिलता है। तो अब हुआ क्या, क्योंकि अब आपको वेकेशन ऑलरेडी एडवांस में मिल गई, जो वेकेशन का अमाउंट था, तो इसलिए अब जब आप छुट्टी लोगे, कब आप जब लीव लोगे, तो वो दिन, वो पर्टिकुलर डे, सपोज मैं 14 फरवरी को छुट्टी ले रहा हूँ, वैलेंटाइंस डे है, कई लोग लेंगे, राइट, तो वो 14 फरवरी का जो दिन है वो अनपेड होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो छुट्टी के लिए ऑलरेडी एडवांस में पे किया जा रहा है ओवर एंड अबव योर बेस सैलरी। तो ये एक मोटा मोटा एक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्चुअल और एक परमानेंट जॉब में। राइट तो बेसिकली यही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल में तुम्हें थोड़ी सी अगर चीजें कम मिलती हैं, बट ये है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में आई थिंक पैसे ज्यादा मिलते हैं। दैट्स व्हाट आई हर्ड कि तुम्हारी जो सैलरी होती है वो सैलरी ज्यादा होती है। राइट, सैलरी ज्यादा होती है, या फिर अपने हिसाब से आपको बेनिफिट्स लेने पड़ते हैं, ऑब्वियसली आपको वो चीज का देखना पड़ता है। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, ये चीज से एटलीस्ट ये चीज क्लियर हो गई कि कॉन्ट्रैक्चुअल और फुल टाइम में डिफरेंस क्या है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने बोला कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए बिल्कुल भी मतलब हिचकिचाना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और ये सिनेरियो मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत ज़्यादा वैलिड है जो पीआर डायरेक्ट आते हैं, राइट। बट अब जो जिनको मतलब पीआर के लिए अप्लाई करना, आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअल में वो चीज़ हम शायद नहीं कर सकते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हो। आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, तो इससे पहले कि खत्म हो आपको दूसरा मिल जाए। ओके, मतलब गैप ना है आपका, एक कंटिन्यूअस, क्योंकि क्या कहते हैं पीआर के उसमें कहते हैं ना 1 year ऑफ कंटिन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस, राइट। तो एक 1 year ऑफ कंटिन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, मेक सेंस, या डेफिनेटली ये चीज़ मेरे को भी मतलब अच्छी बात है, इस चीज़ में पता लग गई। और मतलब हमने अभी इस चीज़ की बात की कि जॉब जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, और आपने बोला कि एनालिस्ट की जॉब जो है वो थोड़ी सी लाइक उनकी डिमांड जो है वो लास्ट कुछ टाइम में भी आ रही थी और आजकल भी वो चलेगी। और आप फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब करते हो काम, मेरे हिसाब से बैंक्स वगैरह जो कनाडा के, मेरे को लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो कनाडा का है वो बैंक्स है। मतलब हाँ, मतलब इस मामले में देख इकोनॉमी जो कनाडा की इकोनॉमी चल जो रही है वो मेनली 4-5 जो बैंक्स है, मेजॉरिटी उसी की वजह से चल रही है।
राइट राइट राइट। सबसे बड़ी तो अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी ने राइट अगर किसी ने बैंक के अंदर मतलब ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप टेक में जा रहे हो या मतलब बिजनेस एनालिस्ट बन के जा रहे हो, या मतलब देयर आर मेनी वेज। तो अगर लाइक लेट्स से मैं अब सोचता हूँ कि मेरे को किसी बैंक में अप्लाई करना है, ठीक है, या इमेजिन कि किसी ने भी किसी भी बैंक में अप्लाई करना है, नो मैटर स्कोशिया बैंक, टीडी बैंक या फिर सीआईबीसी, कुछ भी हो गया, तो उसका सबसे अच्छा वे कैसे है, डिपेंडिंग कि आपके पास अभी जस्ट एक्सपीरियंस नहीं है कोई और आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, पर आपको बैंक को अप्रोच करना है। आई नो इट विल बी डिफिकल्ट ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और बैंक एक्सपीरियंस देखते हैं, एंड देयर आर मैनी वेज जिससे कि हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट, लाइक डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग बनाए, मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा कि आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मेक श्योर करो कि यू स्टैंड आउट। और तीसरी चीज ये है कि जब हमें वो जॉब लग जाए, हाउ कैन वी मेक श्योर कि वी आर नॉट स्टक एट वन पोजीशन एंड ग्रोइंग। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर लाइक कोई भी ग्रेजुएट होता है उसका गोल ये रहता है, ये जैसे मैं आईटी की जॉब ढूंढ रहा था, मैं भी कोशिश करता था कि मेरे को टीडी बैंक में मिल जाए, राइट, या स्कोशिया बैंक में मिल जाए, क्योंकि इट इज़ लाइक कि यू आर मतलब टेक्निकली सेफ, क्योंकि वो बैंक एक तो अच्छा है, ऊपर से यू विल लर्न अ लॉट एंड इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इज नॉट रिलाइंग ऑन यू ओनली, राइट। तो इस चीज को कैसे अप्रोच किया जाए बेसिकली। ठीक है, तो मतलब मैं सिर्फ एक एनालिटिकल जॉब के एस्पेक्ट से बताऊं या एक इन जनरल कि अगर किसी को भी बैंक में जाना है? इन जनरल एक अच्छी नॉक बी लेवल जॉब, लाइक ऑब्वियसली बैंक में सारी नॉक भी ही होंगी, कुछ नॉक सी का कोई, आई डोंट थिंक सीएसआर वाली जॉब्स की बात नहीं। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो यार देखो कनाडा में ना बैंकिंग जो है, बैंकिंग जॉब्स, ठीक है, एनालिटिक्स की बात करूं तो दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, ओके, क्योंकि उसमें आपको पहले, इससे पहले कि आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल नॉलेज हो, वो तो बाद में आएगा। पहले आपको अपनी एनालिटिकल जो नॉलेज है, जिनमें आप टूल्स में काम कर रहे हो, एसक्यूएल में काम कर रहे हो, आर में काम कर रहे हो, एसपीएसएस हो गया, जितनी भी सॉफ्टवेयर जो भी अलग अलग टूल्स हैं, पहले तो ऑब्वियसली आपकी पकड़ उसमें ज्यादा होनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो बेसिक है एक किसी भी एनालिसिस जॉब का। हाँ, उसके बाद यस, इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू अ बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो हाँ, अगर आपको थोड़ी एक फाइनेंशियल नॉलेज भी हो, फाइनेंशियल एक्सपोजर, अगर आपने इंडिया में या पास में कहीं पर भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, बट अगर आपका प्रोजेक्ट वाज इन अ फाइनेंशियल सेक्टर में भी, तो आपको उसका एक एडवांटेज मिल सकता है। तो डेफिनेटली जब आप अप्रोच कर रहे हो, रेज्यूमे में उस चीज को हाईलाइट करो ज्यादा, ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स को में काम को हाईलाइट करके, बट फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट को थोड़ा और ज्यादा हाईलाइट करो, राइट। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अब मैं थोड़ी बात करता हूं जो एनालिटिकल जॉब वाले नहीं है, जो एक नॉर्मल एक प्रॉपर फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है कि बैंकिंग कनाडा में जो है ना इज हेवीली रिलायंट ऑन सर्टिफिकेशंस। बहुत सारी सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसिंग है बैंकिंग में। तो जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक तो एंटर कैसे करूं, और एंटर करके ये मेक श्योर कैसे करूं कि मैं एक जगह पे स्टक नहीं हूं, तो उसका एक सब बड़ा सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि बैंकिंग में ना एक एंट्री लेवल एक सर्टिफिकेशन है, जैसे है CIFC, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फंड कोर्स, और एक है CSC, कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन तो हो गई जो आपको हेल्प करेंगी एंटर करने में इंडस्ट्री में। अब एक बार आप एंटर कर गए, अब मेंटेन कैसे करना है, उसका एक बड़ा अच्छी चीज जो मुझे बैंकिंग की लगती है ना स्पेसिफिकली कनाडा में, वो ये है कि बैंकिंग के अंदर ही ना बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। आप टेक्निकल साइड में भी जा सकते हो, जैसा अभी आपने कहा कि आप ट्राई कर रहे थे आप आईटी को, लेकिन यू वर ट्राइंग टू गेट इनटू टीडी बैंक, राइट, क्योंकि बैंक्स में भी आईटी वाली जॉब्स होती हैं, ठीक है, राइट। बट अगर मैं नॉन आईटी की बात करूं, नॉन आईटी में तो बतेरी फील्ड्स हैं। आप कंप्लायंस में जा सकते हो, आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जा सकते हो, आप फ्रॉड एनालिसिस में जा सकते हो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, आप फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हो, बहुत सारी अलग अलग फील्ड, आप मोर्टगेज स्पेशलिस्ट बन सकते हो, बहुत सारी हैं। और अच्छी चीज ये है कि हर एक फील्ड की ना अलग सर्टिफिकेशन है, तो एक ना क्लियर पाथवे है। ऐसा नहीं है कि ये मैं करना तो मुझे, या मुझे जाना तो थोड़ा सा क्रेडिट एनालिसिस वाले में इंटरेस्ट है मेरा, अभी मैं लगा तो चलो फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हुआ हूं, लेकिन मैं क्रेडिट एनालिस्ट कैसे बनूं? आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि अच्छा क्रेडिट में जाना है, मोर्टगेज में जाना है, या इसमें जाना है, उसकी ये सर्टिफिकेशन है, तो लेट मी
गो हैड एंड डू दी सर्टिफिकेशन, साथ साथ थोड़ा सा अपने करंट रोल में भी थोड़ा एक्सपोजर लेने की कोशिश करता हूँ, सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी एंड देन आई ट्राई टू मूव। और एक और अच्छी चीज बैंकिंग में ये है कि अगर आप किसी फील्ड में मूव कर रहे हो, सो फॉर एग्जांपल कोई बंदा CSR या FSR लगता है, फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, उसका एक नेक्स्ट लेवल होता है फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। अब फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर सर्टिफिकेशन और एक CSC सर्टिफिकेशन होनी जरूरी है। अब सपोज कोई बंदा FSR बन गया लेकिन उसने CSC नहीं किया हुआ था, रेफरेंस के थ्रू उसकी जॉब लग गई, बैंक में लग गया, वो सही है, बढ़िया है, लेकिन अब बनना है फाइनेंशियल एडवाइजर, तो अच्छी चीज ये है कि बैंक्स वो सर्टिफिकेशंस आपके लिए खुद फाइनेंस कर देती हैं, तो आपको अपने जेब से पैसा ही नहीं खर्च करना। बैंक को लगता है अगर कि हाँ यार आपने अच्छा काम किया है एंड बैंक वांट्स टू प्रमोट यू एंड मेक यू फाइनेंशियल एडवाइजर, then they will make sure that they are financing that certification for you so that you do that certification and then you become the financial advisor. मतलब बस ये कि you should be willing to learn, the rest can be taken care by the bank. Okay, all right. By the bank so, also. जॉब ढूंढने में आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, तो आपके हिसाब से like lot of people ask me कि हमारे पास तो यार वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, right? I am applying for this job but I don't have a work experience. And you mentioned कि आपने प्रोजेक्ट्स किए हो, उसका आप मेंशन कर सकते हो जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड हो उस रोल के साथ। तो प्रोजेक्ट्स के साथ रेज्यूमे कितना मैटर करता है जॉब में? लाइक आपने तो कितने ज्यादा रेज्यूमे यू गो थ्रू देम, लाइक 4 to 5 रेज्यूमेज एवरी डे, मे बी इवन मोर, तो आपके हिसाब से एक रेज्यूमे कितना मैटर करता है जॉब में? और अगर करता है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अगर देखते हो तो वो आपके नजर में काफी स्टैंड आउट करती हैं, इवन दो उसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो? द कंडीशन इज कि उसके पास चाहे एक्सपीरियंस नहीं है बट दोज थिंग्स स्टैंड आउट। सो व्हाट आर दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, सो पहली चीज रेज्यूमे डेफिनेटली मैटर करता है, बिकॉज रेज्यूमे एक वो पहली चीज है जो आपकी कोई ऐसी चीज जो एक ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल जा रही है, रिक्रूटर के पास है, हायरिंग मैनेजर के पास, राइट? तो डेफिनेटली वो इंप्रेसिव तो होना जरूरी है, नहीं होगा तो स्किप हो जाएगा और रिक्रूटर अगले रेज्यूमे में मूव कर जाएगा, राइट? अब जब आपने अगला सवाल जो ये है कि क्या चीज होनी चाहिए कि रेज्यूमे स्टैंड आउट करे, तो पहले मैं उसको इस एस्पेक्ट से बताता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो गलतियां हैं ना, उन गलतियों की वजह से ये होता है कि रेज्यूमे 1 सेकंड के अंदर स्किप होता है और आप अगले रेज्यूमे में मूव करते हो, ठीक है? तो एक गलती वो ये है, पहली चीज कि पहले तो एक सही जॉब में अप्लाई करो, ठीक है? सही जॉब से मेरा मतलब है कि फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि मैंने कई लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं कि निशांत यार 2 महीने हो गए जॉब नहीं लग रही, मैं दिन में 20-30 जॉब अप्लाई कर रहा हूँ यार, जॉब ही नहीं लग रही। तो एक तो वही गलत है ना, आप 20-30 जॉब ना अप्लाई करके ना 3 जॉब अप्लाई करो, और वो 3 ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको खुद पे अपना पूरा भरोसा है कि हाँ यार ये तो कर लूंगा मैं। इसमें जो ये मांग रहे हैं ना रिक्वायरमेंट्स, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आई एम मीटिंग, और जो स्किल्स चाहिए वो भी है मेरे पास, मैं ये कर सकता हूँ। जब आपको खुद में अपने भरोसा होगा ना, तो वो आप अप्लाई भी उसको ढंग तरीके से करोगे। तो एक तो पहले सही जॉब अप्लाई करो। दूसरी चीज, कई लोग जो मेरे पास, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, ये वैसे नहीं, कई लोग रेज्यूमे भेजते हैं, ठीक है, कईयों में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लिखा होता, ठीक है? अब नाउ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टिंग कि उसने ईमेल किया है, तो रिक्रूटर के पास इतना टाइम है कि वो उसका रेज्यूमे देख के उसको ईमेल ड्राफ्ट करेगा कि भाई मुझे अपना नंबर बता दो ताकि मैं आपको कॉल करूं, राइट? तो रिक्रूटिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस इंडस्ट्री है, किसी रिक्रूटर, किसी हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि अगर उसको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिख रहा तो वो पहले एफर्ट डालेगा कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाने में। वो कहेगा नहीं है नंबर, साइड करो, दूसरा रेज्यूमे खोलते हैं जिसने नंबर लिखा हो तो उसको कॉल करूंगा पहले, राइट? तो ये जो ये बेसिक सी जो गलतियां लोग करते हैं। तीसरी चीज, इफ आई टॉक अबाउट, अगर आप ऐसी जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो जिसमें आपको कोलैबोरेशन करनी है, ठीक है, आपका टीम वर्क बहुत ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है, राइट? फॉर एग्जांपल, मगर आपके रेज्यूमे में कहीं पर भी ये कीवर्ड्स ही मेंशन नहीं है कि कोलैबोरेटेड विद प्रोडक्ट टीम टू एंश्योर ब्ला 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 ब्ला, कोऑर्डिनेटेड विद द बिजनेस डेवलपमेंट टीम टू श्योर ब्ला ब्ला।
है ना, अगर वो नहीं है तो उससे लग क्या रहा है कि मैं रेज्यूमे देखूंगा तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा थोड़ा सोल इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर वाला बंदा है, ये कोलैबोरेशन में तो बिलीव ही नहीं करता, ये अपने रिजल्ट्स चाहे अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है लेकिन सोल कंट्रीब्यूटर है, इज नॉट अ कोलैबोरेटर, टीम प्लेयर। या बट इस रोल में मुझे चाहिए कोलैबोरेटर। अब आपने वो कीवर्ड्स ही नहीं मेंशन किए जिससे लगे कि हाँ ये बंदा एक टीम प्लेयर है, तो वो एक गलती। और अगर इस मतलब इस चीज में ऐसा है कि अगर आपको लगता है लाइक अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्ट एंड आई टू सजेस्ट दिस कि डिफरेंट जॉब्स के हिसाब से अपना रिज्यूमे ऑल्टर करना चाहिए, लाइक एक ही रिज्यूमे हर जगह नहीं है। हाँ मैं अभी उस पर भी आता हूँ, वो भी है। ठीक है, तो अब चौथी जो चीज है जो एक गलती करते हैं, अगेन कोई अगर ऐसा रोल है जैसे मैं भी बात कर रहा था अकाउंट मैनेजमेंट, पार्टनरशिप डेवलपमेंट, या कोई भी ऐसा रोल जिसमें आपको पता है यू विल बी कम्युनिकेटिंग अ लॉट आइदर विद द कस्टमर और विद द क्लाइंट और आपके कंपनी के अंदर के इंटरनल बिजनेस पार्टनर और स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, और ऐसे वाले रोल को आप अप्लाई कर रहे हो और आपकी रेज्यूमे में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इट्स अ श्योर शॉट नो, वहीं हट जाएगा, क्योंकि ये रोल ही पूरा कम्युनिकेशन बेस्ड था और आप अपनी उसमें ही सही लिख ही नहीं रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वो हट जाएगा रेज्यूमे। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि काइंड ऑफ ब्लंडर कह सकते हैं, जिसकी वजह से इमीडिएटली रेज्यूमे स्किप होता है और रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर अगले उस पर जाता है रेज्यूमे पे। ठीक है, अब तीसरी चीज जो हम अलग चीज हम बात करेंगे, स्टैंड आउट कैसे करें, जो अभी आपने बात छेड़ी कस्टमाइज करना, तो वो यही है कि कैनेडियन रेज्यूमे जो हम कहते हैं, बहुत हाइप्ड वर्ड है ये कैनेडियन रेज्यूमे और कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे। बेसिकली क्या है तो वो रेज्यूमे ही ना, जैसे हम बनाते हैं, हम अपने समरी लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, स्किल्स लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, है वो रेज्यूमे। बट व्हाट makes it a Canadian resume is basically the customization and the relevancy of your resume for that particular job that you are applying. आपका रेज्यूमे उस जॉब के लिए कितना रेलेवेंट दिख रहा है, वो चीज उस रेज्यूमे को एक कैनेडियन रेज्यूमे बनाती है। बिकॉज कनाडा में ना आप रेज्यूमे में कोई भी रिक्रूटर, कोई भी हायरिंग मैनेजर आपकी जॉब ड्यूटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एज इन कि आप, कई लोग क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन उठाई और कॉपी पेस्ट मार दी कि मैं ये रोल कर रहा हूं। ठीक है, ये नहीं देखना। यहाँ पे कनाडा में हायरिंग मैनेजर्स को देखना है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है और वो कितना वैल्यूएबल है, और उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे दे विल एनालाइज कि हाँ यार ये बंदा हमारी कंपनी के लिए और इस रोल के लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि आपने किया क्या है, आपने वैल्यू क्या प्रोवाइड करी है। एक मेजरेबल जो नंबर्स होते हैं ना, न्यूमेरिकल, एक मेजरेबल आउटकम्स लिखना उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल होते हैं। उससे पता लगता है कि कुछ इस इंसान ने कुछ किया है जो कि इम्पैक्टफुल है। वो चीज जाननी है रिक्रूटर्स को और हायरिंग मैनेजर्स को। तो हाँ, डेफिनेटली कस्टमाइज योर रेज्यूमे फॉर ईच जॉब। मैं भी जब सारी में जो रेज्यूमे रिव्यू कॉल्स लेता हूँ और जितने भी लेता हूँ, सब में मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई एक वो वाला जो फंडा है ना जो इंडिया में करते थे, मैं खुद भी यही करता था, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा। वो होता है ना स्प्रे एंड प्रे, एक बनाया और उसको स्प्रे कर दिया हर एक जॉब में बिना देखे। वो मत करो। अगर आपको किसी जॉब में अप्लाई करने में 2 से 5 मिनट लग रहे हैं ना, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। 2 से 5 मिनट में आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते कनाडा में। आपको कुछ तो कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, इससे कम तो लग ही नहीं सकता। अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं तो आप जरूर कुछ गलत कर रहे हो, तो एक बेंचमार्क लेके चल लो। मेक सेंस। तो एक चीज़ का मुझे अभी एक क्वेश्चन दिमाग में मेरे आया, आपने टिप्स तो काफ़ी अच्छे दी, मैं हर एक के साथ एग्री करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से सो फार, इवन तो मेरे को इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ में। तो जब रिक्रूटर्स के पास लेट्स से 250 एप्लीकेशंस आती है, डू दे गो थ्रू ईच एंड एवरी वन, और डू दे जस्ट सी कि अगर उनको पहला 10 में उनको मिल गया उनका परफेक्ट कैंडिडेट उनके हिसाब से, तो क्योंकि देखो ऐसा है कि लिंक्डइन पे, लाइक अभी हम उसके बारे में भी आएंगे, लिंक्डइन पे भी आएंगे, तो लिंक्डइन पे जैसे हम जॉब देखते हैं उस पे लिखता है कि 180 एप्लीकेंट्स, 190 एप्लीकेंट्स। इज इट लाइक worth it to apply to those jobs, or just forget about that and then work on the ones where the applicants are less? Or
the chances might be more. आपका इस पे क्या टेक है? तो देखो, डेफिनेटली जहां पे जो जॉब एकदम अभी अभी पोस्ट हुई है, डेफिनेटली चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे फॉर श्योर, क्योंकि अभी उतने एप्लीकेंट्स ही नहीं है, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि जहां पे ऑलरेडी 100 या 200 एप्लीकेंट है वहां पे आप जॉब अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपने देखा हो लिंक्डइन में एक वो लिखा होता है इजी अप्लाई, राइट, तो वो एक्चुअली में बहुत इजी है, करना ही क्या है, वो इजी अप्लाई में बटन दबाना है और वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड है और सबमिट दबाना है, तो वो तो कितने सारे लोग कर देंगे ना। जैसे मैंने कहा ना कि अप्लाई टू द राइट जॉब्स, क्योंकि कई लोग हैं जो दिन में 30-30 जॉब अप्लाई पेले जा रहे हैं बिना देखे, उनको बस डेस्परेशन है कि जॉब चाहिए, अब कुछ भी हो कर दो अप्लाई। तो वो उन 200 एप्लीकेंट में से ना आधे तो वही होंगे जिनको पता भी नहीं है वो जॉब क्या है, बस उन्होंने इजी अप्लाई देखा और क्लिक करके सबमिट मारा कि यार एप्लीकेशन तो डालो कम से कम, राइट। तो वो 200 नंबर देके घबराओ मत, अप्लाई कर दो, ठीक है। तो उसका भी एक वे आउट है। मैं उस वापस क्वेश्चन पे आता हूँ कि अगर मेरे पास 250 एप्लीकेशन आई है तो मैं सारी देखूंगा या नहीं देखूंगा एज अ रिक्रूटर, राइट? तो नहीं, क्योंकि यार एक, जैसे मैंने कहा, एक दिन में अगर मेरे पास 4-4, 5-5 पोजीशन आ रही हैं और अगर हर पोजीशन में 200-200 एप्लीकेंट आएंगे तो एक इंडिविजुअल के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इतनी सारी देख सकता है, राइट? तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई बार या तो एक ही रिक्रूटर काम कर रहा है उस पोजीशन पे, या कई बार 2 रिक्रूटर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर 2 कर रहे हैं तो एक बंदा स्टार्टिंग से शुरू करेगा, एक बंदा पीछे से शुरू कर देगा। अब जहां अब उसमें भी मैं बताता हूं कि हायरिंग मैनेजर क्या कहते हैं। हायरिंग मैनेजर एक रिक्रूटर को काम क्यों दे रहा है कि आप मुझे ये ढूंढ के दो। कर तो हायरिंग मैनेजर भी सकता है, वो भी अगर पोस्ट ही करनी है ऐड तो वो तो हायरिंग मैनेजर भी कर देगा ना, और एप्लीकेशन तो उसके पास भी आ जाएंगी। वो रिक्रूटर को क्यों दे रहा है? वो रिक्रूटर को इसलिए दे रहा है कि भाई मुझे पता है कि 250 आएंगी, तुम मुझे शॉर्टलिस्ट करके 3 भेजो, फिर उन 3 को मैं इंटरव्यू करके उसमें से एक को शॉर्टलिस्ट करके हायर कर लूंगा, राइट? तो अब होगा क्या है, मैं 250 है, अगर मैं आगे से शुरू कर रहा हूं, बाई चांस पहले 10 में ही मुझे 3 इतने जबरदस्त कैंडिडेट मिल गए कि भाई ये तो जो चाहिए एग्जैक्टली हूबहू ये तो वही बंदा है भाई, तो व्हाई वुड अ रिक्रूटर वेस्ट टाइम टू रिव्यू द अदर 240 एप्लीकेंट्स? मुझे मिल गया ना, मैं 3 हायरिंग मैनेजर को फॉरवर्ड करूंगा और अपनी दूसरी पोजीशन पे काम करना शुरू करूंगा, राइट? मेक सेंस, करेक्ट? तो एक ये चीज है, लेकिन इसका एक वे आउट है। वे आउट क्या है? जो भी बात कर रहे थे हम, लिंक्डइन, ओके, ठीक है। तो वे आउट ये है कि यार सिर्फ ऑनलाइन जॉब अप्लाई मत करो, नेटवर्किंग करना ना बहुत 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 ही जरूरी है। ओके, ऑनलाइन का मतलब क्या आपका? थोड़ा एक्सप्लेन करना, मेरे को समझ आ गई है, बट ऑनलाइन का मतलब, ऑनलाइन स्पेसिफिकली का क्या मतलब हुआ आपका उस हिसाब से? ऑनलाइन का मतलब लिंक्डइन पे गए, अप्लाई का बटन दबाया, डिटेल फिल करी, अप्लाई कर दिया, या फिर कंपनी की वेबसाइट पे गए और अप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। आप क्या इंटरनेट पे आपको जॉब दिखी, जॉब एडवर्ट दिखी और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई का बटन दबाया, डिटेल फिल करके सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, ठीक है। ये हो गया ऑनलाइन। बट जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन मत करो। क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए, अगर मैं पहले अपना एक एग्जांपल दूं, जो मेरी 3 जॉब्स रही हैं कनाडा में, तीनों की तीनों मुझे नेटवर्किंग के थ्रू मिली हैं रादर देन ऑनलाइन अप्लाई करके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था, मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, बट नेटवर्किंग कर रहे हो आप, लोगों से नेटवर्क कर रहे हो कांस्टेंट बेसिस पे। उससे हो क्या रहा है, आपने जॉब देखी किसी कंपनी में, आपने कहा कि हाँ यार सही लग रही है, मेरे मतलब की जॉब है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। आपने अप्लाई किया, लेकिन अब आपको पता है कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो, यार इस कंपनी में ना मैं इन 2 बंदों को जानता हूँ जिनसे मेरी बात हुई है, एक से मेरे से 1 महीने पहले हुई थी, नेटवर्क मतलब किया है हमने, और जनरली वो मेरे लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट कर देता है, मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूँ, या मैं जब भी उसके लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट करता हूँ तो वो हमेशा मेरी बात का रिप्लाई जरूर करता है। तो चाहे मैं उस इंसान को पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक थोड़ी फेमिलियरिटी तो बन गई है बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस बंदे को रीच आउट करूंगा,
कि यार आई हैव सीन दिस जॉब पोस्टिंग, मैंने अप्लाई कर दिया है, ऑनलाइन अप्लाई कर चुका हूं मैं, बट कैन यू हेल्प मी कनेक्ट विथ समवन इंटरनली हु माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब, मुझे उससे कनेक्ट कर दो, मैं उससे बात कर लूंगा। या फिर आपकी कंपनी में अगर रेफरल का सिस्टम है तो यार रेफर कर दो, करेक्ट। कई कंपनीज में नहीं होता रेफरल वाला, ऐसा बोनस वाला कुछ नहीं है, तो अगले बंदे के लिए भी कोई मोटिवेशन नहीं है कि मैं इसको रेफर करूंगा तो मेरे को ये रेफरल बोनस आएगा। तो उस केस में आप आस्क करो कि भाई किसी बंदे से मुझे कनेक्ट करवा दो जो इस जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मेक सेंस, राइट। तो ये है, तो इसलिए जब भी जॉब अप्लाई करो ऑनलाइन तो करना है, ये नहीं मैं कह रहा कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, करना है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद ना अपने जो आपने नेटवर्किंग करी है इतने टाइम से जो आप कर रहे हो उसमें ढूंढो, अगर उस कंपनी में आपको कोई बंदा मिलता है जिससे आपने नेटवर्किंग की हुई है, कुछ तो बात हुई हुई है, उसको रीच आउट करो, उसको बोलो यार मेरे को कनेक्ट करवा दे किसी बंदे से कंपनी में, तो मैं उससे फिर बात कर लूंगा। राइट, मेक सेंस। तो वो तरीका है। लिंक्डइन का हमने जिक्र किया, तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा टूल है, लाइक आई गॉट टू नो अबाउट इट लाइक अबाउट एन ईयर एंड हाफ अगो। तो लिंक्डइन को पहले तो यूज़ क्यों करें, ठीक है, आपके हिसाब से? लाइक ऑब्वियसली आप भी बहुत लोगों से कनेक्ट करते हो लिंक्डइन पे, और कई ज़्यादा रिक्रूटर्स, मतलब जब कई ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको आप चेक भी करते होंगे कि लिंक्डइन पे हाउ ही इज़ डूइंग एंड एवरीथिंग। तो लिंक्डइन क्यों यूज़ करें एंड कैसे अच्छे से यूज़ करें ताकि उसकी वैल्यू हम निकाल सकें, खाली एक हम उसको इंस्टाग्राम ना बना दें कि स्क्रॉल लाइक, राइट। सो वो कैसे किया जाए? ठीक है यार, हो एक्चुअली ना वही रहा जो भी आपने कहा ना, लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बनाया हुआ है। तो जब मैं भी कई लोगों से बात करता हूँ ना तो मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि यार आप लिंक्डइन पे कितना एक्टिव हो, ठीक है। तो वो इंसान कहता है लिंक्डइन पे तो सर हाँ अरे मैं बहुत एक्टिव हूँ। फिर वो पूछता अच्छा एक्टिव का मतलब क्या है, आप क्या करते हो लिंक्डइन पे? वो कहते हैं मैं रोज लिंक्डइन खोल के देखता हूँ क्या क्या चल रहा है, लिंक्डइन पे मैं जॉब्स अप्लाई करता हूँ, तो मैं एक्टिव हूँ। अब वो गलती कि लोगों का मतलब, लोग सोचते हैं कि लिंक्डइन पे एक्टिव होना मतलब रोज लिंक्डइन के एक बार दर्शन कर लो और वहां पे जाके जॉब अप्लाई कर लो तो मैं एक्टिव हूँ, बट वो नहीं है। लिंक्डइन पे एक्टिव होने का मतलब है कि या तो आप खुद कंटेंट क्रिएट करो, अगर आप वो करना चाहते हो और आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या तो खुद लिंक्डइन में कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी एकदम से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट कंटेंट सीधा एकदम जाके क्रिएट कर देना, ठीक है। तो क्या करो, जिस फील्ड में आप हो, आपने जिन जिन लोगों से कनेक्ट किया हुआ है, और जरूरी नहीं है फील्ड में ही हो, कई बार फील्ड एकदम ऑपोजिट होती है, लेकिन आप जो वो डाल रहे हैं लिंक्डइन पे, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस कंटेंट से आप बहुत रेजोनेट कर रहे होते हो कि हाँ यार इस बंदे का थॉट, इस बंदे का जो बिलीफ सिस्टम है इज वेरी सिमिलर टू माइंड, राइट। आप एक मेंटल स्पेस में कनेक्ट कर पा रहे हो उस बंदे से। तो ऐसे लोगों के पोस्ट देखो, लाइक करो, लेकिन सिर्फ लाइक पे मत छोड़ दो, कमेंट भी करो। और कमेंट में भी सिर्फ ये मत करो या आई एग्री, ट्रू। कई लोग डालते हैं ना, आपने बड़ा अच्छा लिखा आर्टिकल, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, या फिर लिख देंगे आई एग्री, आई सेकंड दैट, ट्रू। दैट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू दैट कंटेंट, नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू यू। तो आपको कमेंट ऐसा कुछ करना है कि आप भी अपने कुछ विचार प्रकट कर रहे हो, मतलब कि यू आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग योर थॉट्स, आप उसमें 2 सेंट्स अपने प्रोवाइड कर रहे हो। उससे क्या होगा, जिस बंदे ने लिखा था वो कंटेंट, वो भी आपका कमेंट पढ़ेगा, और जब वो कमेंट पढ़ेगा वो देखेगा यार इस बंदे ने भी कुछ अपने ओपिनियन प्रोवाइड करे हैं, कुछ एक एडिशनल चीज प्रोवाइड करी है, या एक अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करा है। उसको लगेगा यार ये बंदा भी इंटेलेक्चुअल तो है, ठीक है। अब सिमिलरली 3-4 दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि आपने उसी बंदे का दोबारा पोस्ट देखा, आपने फिर कुछ कमेंट किया, लाइक करा। अब हो क्या रहा है, तो अगर मैं ये अगर एक सिनेरियो ले लूं, सपोज हाँ आप कंटेंट बना रहे हो और सपोज मैं वो इंसान हूं जो मैं लाइक भी कर रहा हूं, कमेंट भी कर रहा हूं, ठीक है। चाहे हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बट आपके मन में मेरे लिए एटलीस्ट एक फेमिलियरिटी डेवलप हो गई है कि हाँ यार निशांत कोई है, और उस बंदा सही लगता है मुझे कि जब भी वो कुछ लिखता है ना, कमेंट डालता है, काफी इंटेलेक्चुअल कमेंट होते हैं यार उसके, ठीक है। अब अगर वो निशांत बंदा आपको डायरेक्ट मैसेज करे
ठीक है, आप उसको रिप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि अब वो इंसान आपके लिए एकदम कोई अनजान इंसान नहीं है, एक ऐसा बंदा है जिसके लिए आपने ऑलरेडी फेमिलियरिटी डेवलप कर ली है। सो यू वुड वांट टू रिस्पॉन्ड टू राइट दैट पर्सन, यू वुड वांट टू हेल्प दैट पर्सन अगर वो कुछ हेल्प मांग रहा है तो, राइट। सो ये एक तरीका है कि आप एक, तो इसलिए राइट नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ कनेक्ट करो और सीधा ही डायरेक्ट मैसेज भेज दो। नेटवर्किंग का एक तरीका ये भी है, इनडायरेक्ट वे कहते हैं इसको। और डायरेक्ट मेक मेथड सेंस। इज ऑब्वियसली कनेक्ट करो, डायरेक्ट मैसेज भेजो। बट अगेन डायरेक्ट मैसेज सीधा ये मत भेजो कि मैं कनाडा आ गया हूँ, आई नीड हेल्प, आई नीड जॉब। हम्म। अगला बंदा क्यों हेल्प करेगा? वो ना आपको जानता है ना कुछ, वाई वुड ही रेफर यू? वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। सो पहले एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, ताकि राइट आपको उस इंसान के बारे में थोड़ा पता लगे, उस इंसान को आपके बारे में थोड़ा पता लगे, and then the other person would feel a little comfortable to refer you or do something. दैट मेक सेंस डेफिनेटली ये चीज़। और अब मेरे को लगता है कि लिंक्डइन बहुत अच्छा टूल है, मतलब इस मामले में देखा जाए तो लाइक इट्स अ ग्रेट टूल। और मतलब अभी तक तो हमने सो फार देख लिया कि कैसे सारी चीज़ें करनी है। लास्ट मेरी जो पॉइंट रहेगा जो हम जिस पे फोकस करेंगे वो है सॉफ्ट स्किल्स। कि अगर आपने रेज्यूमे देखा, किलर रेज्यूमे, आपको फर्स्ट शॉट में ऐसा लगा कि दिस इज द पर्सन आई वांट टू हायर, ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें होंगी व्हेन यू विल इंटरव्यू हिम जो आपके मन में एक सार टेस्ट रख लेंगी, ताकि भाई कि नहीं, मेरे को जितना लग रहा था, इवन दो ही हैज ऑल द स्किल्स, इवन दो ही हैज ऑल द सर्टिफिकेशंस एंड द नॉलेज आई नीड फॉर दिस रोल, बट ही माइट नॉट बी द पर्सन जिसको मैं हायर करना चाहूंगा बेस्ड ऑन हिज सॉफ्ट स्किल्स एंड हिज इंटरपर्सनल स्किल्स। तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू में, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी 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 इंटेलिजेंट बट दे जस्ट डोंट नो हाउ टू पुट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट। सो वो कितना वैल्यू रखता है आपकी, मतलब ऑब्वियसली यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, तो उस हिसाब से आपको कौन सी चीजें सबसे पहले लगती हैं कि नहीं दिस इज नॉट समथिंग आई विल गो विद, और वो कौन सी चीजें हैं बेसिकली? ठीक है, मैं आपको दो एस्पेक्ट से आंसर देता हूँ। एक अपने एस्पेक्ट से, क्योंकि एज अ रिक्रूटर हम जो करते हैं, हम एक प्री स्क्रीनिंग करते हैं, राइट। मैं कोई टेक्निकल राउंड नहीं ले सकता, राइट, बिकॉज चाहे मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए हायर कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट अ बैंकर माई सेल्फ। या अगर मैं किसी आईटी रोल के लिए हायर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर माई सेल्फ, तो मैं टेक्निकल राउंड तो नहीं ले सकता, मैं प्री स्क्रीनिंग कर सकता हूँ, राइट। तो मैं एक उस एस्पेक्ट से आंसर देता हूँ और एक इस एस्पेक्ट से देता हूँ, क्योंकि जब हम भी प्री स्क्रीन करके जब आगे भेजते हैं कैंडिडेट मैनेजर को, तो ऑब्वियसली अगर 3 भेजे हैं, सिलेक्ट एक ही हुआ है, 2 रिजेक्ट हुए हैं। अब वो 2 रिजेक्ट क्यों हुए हैं, मैनेजर से क्या फीडबैक आते हैं, तो मैं दोनों एस्पेक्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे जो पर्सपेक्टिव से जब मैं इंटरव्यू दे रहा होता हूँ, प्री स्क्रीनिंग कर रहा होता हूँ, सबसे पहली चीज जो एकदम ऑफ पुटिंग होती है ना कि यार क्या है, राइट, वो होती है एनर्जी। सो एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। निशांत, आप इंटरव्यूअर हो, मैं निशांत कैंडिडेट हूँ, राइट। अब एक निशांत है, वो कर रहा है, आपने कॉल किया कि आपने कहा हे निशांत, दिस इज अक्षित, you applied for this particular job and I'm just calling you in regards to that. So is this a good time to talk? Right? अब एक निशांत वो कह रहा है hello, that's fine, we can talk. स्टार्ट कॉन्वर्सेशन का ऐसे हो, और ऐसे बहुत कैंडिडेट्स हैं जो ऐसे ही रिप्लाई देते हैं, क्योंकि मुझे, मैं बता रहा हूँ। अब एक निशांत वो कह रहा है ओह या हाय अक्षित, हाउ आर यू, I remember I did apply for that job, thanks a lot for calling man. एनर्जी लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट। एक बंदा वो शो ऐसे कर रहा है कि हाँ करी थी क्या, आई डोंट केयर, एनर्जी एकदम, वो इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा। एक बंदा बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट दिखा रहा है कि हाँ यार मैंने अप्लाई किया था, यार डेफिनेटली, यार थैंक यू फॉर कॉलिंग, एक एनर्जी शो कर रहा है। तो एक पहली चीज वो हो गई कि हाँ उस इंसान से मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पहले सेकंड में एक इंप्रेशन बन गया कि यार ये तो पहले इंस्टेंस में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो क्या ही बात करूं मैं इससे, राइट। एक चीज ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, राइट, कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट एंड बिकॉज ऑफ नर्वसनेस ऑल्सो, नेचुरल है, हो जाता है,
वो ये है कि आप अगले बंदे को कट करना शुरू कर देते हो। क्यों, मैं बताता हूँ। रिक्रूटर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और इंस्टेंटली ना आपके माइंड में एक बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया, आपको लगा यार ये देना है, मुझे ये बोलना है। अब आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटर को क्वेश्चन पूरा नहीं करने दे रहे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मेरा चेन ऑफ थॉट छूट जाएगा, इससे पहले छूट जाए, इससे पहले मैं भूल जाऊं जो मेरे माइंड में थॉट आया, मैं बोल देता हूं। और फिर आप रिक्रूटर को काटना शुरू कर देते हो और आप अपनी बात डालना शुरू करते हो पहले। तो वो एक चीज ऑफ पुटिंग होती है कि लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। हो सकता है मैं शायद वो चीज पूछना ही नहीं चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन ही कुछ और था, आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं, आप आधे पार्ट में एक्साइट हो गए और आपने आंसर देना शुरू कर दिया, राइट? एक वो चीज है। दूसरी चीज है आपका एटीट्यूड, बेसिकली लाइक, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि यार इज देयर एनीथिंग, एनी स्किल दैट यू फील दैट यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ ऑन और अपग्रेड योरसेल्फ, राइट? अब कई कैंडिडेट्स का जवाब होता है आई डोंट थिंक सो राइट नाउ, आई डोंट थिंक सो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आई एम परफेक्ट, आई डोंट वांट टू इम्प्रूव माई, एक वही गलत है, ठीक है। एक होता है ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जवाब क्या दूं, ठीक है, वो भी बोलने का एक तरीका है। यस, यू विल से कि yeah, definitely, I mean, I believe in continuous improvement, right? But right now, and there are a lot of things that I would want to improve myself on, be it in the soft skill side or a technical side, but right now, like instantly, I cannot recollect any one particular thing. Yeah. ऐसे बोल दो, rather than saying I don't think so. एक वो चीज गलत हो जाती है, राइट? और ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो प्री स्क्रीनिंग एस्पेक्ट से हो गया, ठीक है। अब मैं एक टेक्निकल एस्पेक्ट से, एक मैनेजर, हायरिंग मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं ना, दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है, क्योंकि जनरली मैं बता रहा हूँ, हायरिंग मैनेजर्स का फोकस क्या होता है, एक तो पहले वो जानना चाहते हैं अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली वो पास्ट एक्सपीरियंस ही तो है जो आप अपने साथ लेके आ रहे हो, विच इज मेकिंग यू अ गुड फिट एंड मेकिंग यू रेलेवेंट फॉर दिस जॉब, राइट? तो ऑब्वियसली कोई भी आपसे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा कि क्या किया, ये क्या हुआ, वो कैसे किया, राइट? तो अगर आपने रेज्यूमे में तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, राइट? बट अगर आप वो चीज इंटरव्यू में उतने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो, उससे होता क्या है कि वो, ये पहला रीजन है जो मुझे फीडबैक मिलता है मैनेजर से कि रिजेक्ट क्यों हुआ, candidate rejected. Why? Because the candidate was not able to articulate his or her own experience. वो अपना ही एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं बता पा रहा कि मैंने किया क्या है। तो इसलिए पहली चीज तो है कि आपने जो किया है, आपने जो रेज्यूमे में लिखा है, उससे एक तो पहले गो थ्रू कर लो और एक उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओ। आपने वो काम किया है ना, तो मतलब यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट विद इट कि हाँ मैंने ये किया है और मैंने ऐसे किया था और इसके रिजल्ट्स ये थे, राइट? कॉन्फिडेंटली। अगर आप अपना ही एक्सपीरियंस नहीं बता पा रहे तो तो मतलब आप अपने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो जब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मैनेजर आप में कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकता, डेफिनेटली, राइट? दूसरी रीजन जो जनरली रिजेक्ट होते हैं वो ये है, बिहेवियरल क्वेश्चंस। जैसे आपको भी पता होगा, यहाँ कनाडा में बहुत पूछे जाते हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस, राइट? कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड ऑल ऑफ देम हैड अ वेरी सिमिलर डेडलाइन, सो हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन दैट मोमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, राइट? अब उसमें कई लोग रिजेक्ट होते हैं, क्यों? मैनेजर का फीडबैक ये होते हैं कि यार कैंडिडेट ने क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन मैंने पूछा था ए, उसने जवाब दिया बी का। और वो वही वाली बात आ गई जो मैंने भी कहा था कि कई बार एक्साइटमेंट और नर्वसनेस में आप क्वेश्चन सुनते ही नहीं हो, आपके माइंड में ऑलरेडी जैसे क्वेश्चन शुरू हुआ, आपके माइंड में एक चेन ऑफ थॉट शुरू होगी कि मेरे को आंसर क्या देना है, और उस चेन ऑफ थॉट में आप इतने खो गए कि वो रिक्रूटर ने या मैनेजर ने क्वेश्चन पूरा क्या किया आपको समझ ही नहीं आया। डेफिनेटली, ये दो सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं।
मेक सेंस क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइक आपको उस टाइम पे पूरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है कि आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन सुन लो. यू कैन टेक फ्यू सेकंड. आई डोंट थिंक कि रिक्रूटर्स या फिर राइट, मैनेजर्स माइंड करते हैं 3-4 बिल्कुल भी सेकंड नहीं, सोच के जवाब देने में, लाइक राइट. लाइक वो तो उनको ये डेफिनेटली, होता है कि एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट, इवन इफ ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि वी आर रोबोट्स कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा वी आर लाइक टक 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 एग्जैक्टली, टक टक. वी हैव टू राइट, थिंक अबाउट अ सिचुएशन, राइट. और इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू टेक टाइम एंड थिंक अबाउट इट क्लियरली, ताकि आप जवाब जो है अपना उस हिसाब से फ्रेम कर सको, राइट, ताकि उस चीज का आपको फायदा हो. डेफिनेटली. करेक्ट. या मतलब बट ये इसमें चीजें एक बहुत एक ही. एस्पेक्ट और है, हम्म. इसमें हम्म. एक एस्पेक्ट और है कि हाँ, डेफिनेटली वी आर नॉट रोबोट्स एंड वी कैन टेक टाइम, बट बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना. रीजन बीइंग, हम्म. उससे फिर ये लगता है कि आप प्रिपेयर होके ही नहीं आए हो. हम्म. आप एकदम शॉक में आ गए हो कि यार ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से. हम्म. राइट, तो मेक इसलिए सेंस. मतलब मैं भी जब कैंडिडेट्स को जब प्रेजेंट करता हूँ आगे, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हम्म. एक नहीं, कई बार 2 3 4 5 क्वेश्चन भी पूछते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजें. राइट, सो अपनी तरफ से प्रिपरेशन ये रखो कि एटलीस्ट 3 स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जनरली बिहेवियरल क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीका है वो स्टोरी फॉर्मेट में ही होता है. राइट, कि आप एक सिचुएशन हम्म. बताओगे, आपने उसमें एक्शन क्या लिया, और एट द एंड उसका रिजल्ट क्या निकला. तो एक स्टोरी बन जाती हम्म. है कि यार ऐसा हुआ था, फिर मैंने ऐसा किया, बट इवेंचुअली फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि हम ये कर पाए, व्हाटएवर दैट इज. राइट, तो हम्म. ऐसे आप 3 स्टोरीज ऑलरेडी माइंड में प्रिपेयर करके रखो, और तीनों स्टोरी आपकी एक कोई ना कोई डिफरेंट स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर रही हो, हम्म. ताकि अब जब रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले आप क्वेश्चन समझो, वही 3 4 सेकंड आप क्वेश्चन समझने में लगा रहे हो. समझने के बाद अब आपको पता है यार ये वाली सिचुएशन पे ना मेरी स्किल सी वाली जो है ना, दैट इज रेलेवेंट. तो मैं अपनी हम्म. स्टोरी नंबर 3 बोल देता हूँ. राइट. या क्वेश्चन पूछा, यार ये क्वेश्चन तो एक्चुअली स्किल ए के बारे में बात कर रहा है, ज्यादा रेलेवेंट ये है. हम्म. तो आपने वो 3 4 सेकंड ये लगाने हैं कि मेरे को स्टोरी 1 बोलनी है, स्टोरी 2 बोलनी है, स्टोरी 3 बोलनी है, राइट. कौन सी आपने ज्यादा स्टोरी रेलेवेंट बनाने लग में रही है. टाइम नहीं लगाना. राइट हाँ, राइट राइट राइट. मेक सेंस. डेफिनेटली ये चीज़ बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मेरे को याद है मेरे 2 इंटरव्यूज हुए, उन्होंने मेरे से आई थिंक एक जगह 3 बिहेवियरल पूछे और एक जगह 4 पूछे, और टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत कम थे, क्योंकि उनको पहले बिहेवियर जज करना होता है कि इज इट द राइट पर्सन, फिर हम उससे आगे उस चीज़ पे जाएं कि हाँ करेक्ट, भाई तू काम की बात बाद में करें, पहले ये देखें करेक्ट, कि ये बंदा काम के लायक है भी या नहीं. डेफिनेटली. एग्जैक्टली, ऑलराइट. मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी मुझे बहुत सीखने को मिली. लाइक ऑब्वियसली ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को देख के. और हाँ, अब मतलब अगर आपको अच्छा लगा, हम दोनों के इंस्टाग्राम यूट्यूब आपको नीचे मिल जाएंगे. और ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि अगर आपको अच्छी लगी ये पॉडकास्ट और अगर आपके कमेंट आए, निशांत भाई को दोबारा लेके आएंगे और जॉब के बाद के बिल्कुल, पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ के यहाँ पे इस चीज़ में दोबारा से डीप में जाएंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं. बाकी थैंक यू सो मच निशांत, अगेन इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन. और थैंक यू सो आप मच चेक कर अक्षर. सकते हो इनका यूट्यूब चैनल, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा. और हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे बात करके निशांत. मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ चीज़ों का डाउट था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे तो भी या बहुत मजा आया दैट अक्षर, वाज थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. राइट राइट राइट. या थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, उसमें से 1 घंटा निकाल के लाइक इट समटाइम्स काम के बाद बंदा बस बोलता है कि आई जस्ट वांट टू वाइंड डाउन और आराम से बस चिल करना है. बट थैंक यू सो मच अगेन Right, फॉर अग्रीइंग टू sure. दिस. एंड या thank you everyone for watching, and Thank you like and guys. subscribe to both our channels, and yeah, see you in the next one. Take care. Bye bye. Bye.